हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। दोस्तों कल शाम 7 बजे टाइम आपको पक्का पता होगा, मैं बताता आ रहा हूँ आपको। शाम 7 बजे कल 4 तारीख को आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर कल हम लोग पूरी फैकल्टीज़ के साथ आपके सामने होंगे। वो फैकल्टी टीम जो आपको एसएससी के लिए तैयार करेगी, वो फैकल्टी टीम जो आपको बिल्कुल उंगली पकड़कर पढ़ाएगी और लास्ट तक एडवांस लेवल तक लेकर जाएगी, आपके सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। तो जुड़ना ना भूलें, मैक्सिमम शेयर ज़रूर करना इस चैनल को। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बात रिलेटिव्स तक पहुंचाएं। जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी की, आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। इंडिया जून जीएसटी कलेक्शन राइज 13.9% ईयर ऑन ईयर्स एट 1.95 लाख करोड़। तो भारत का जो जून का जीएसटी कलेक्शन है, यहां तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत है नहीं। भारत का जून का जो जीएसटी कलेक्शन है, यहां राइज नहीं आना चाहिए, क्योंकि राइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जबकि यहां पे अगर मैं राइज कर दूंगा तो इसका मतलब तो एक वचन कर्ता और एक वचन क्रिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो फिर आप क्या करोगे? इसको पास्ट में ले जाओ, क्योंकि घटना होगी, जून की बात कर रहा है, पास्ट की घटना है रोज। ईयर ऑन ईयर ये बताया हुआ है मैंने कि जब दो एक जैसी नाउन हो, ये N1 है, नाउन नंबर 1 है, ये N2 है, बीच में प्रेपोजिशन है। तो दो नाउन्स, एक जैसी नाउन्स अगर बीच में प्रेपोजिशन से जुड़ें तो दोनों नाउन्स सिंगुलर होंगी, मतलब ईयर ऑन ईयर आएगा। एट 1.95 लाख करोड़ की जगह करना 2, यहां तक पहुंच गया। भाई बढ़कर कहां पहुंचा ये बता रहा है। तो भारत का जून का जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ा 13.9% की दर से, साल दर साल अगर देखें, और पहुंच गया कहां पे? तो डेस्टिनेशन इसकी रही 1.95 लाख करोड़ तक की। दूसरा कह रहा है जून जीएसटी कलेक्शंस इज रिफ्लेक्टिंग, तो या तो आर करो, यहां पे कलेक्शंस दे रखा है, या इज रिफ्लेक्टिंग की जगह रिफ्लेक्ट कर दो, दिखाता है। ये जो कलेक्शन है वो दिखाता है, इज रिफ्लेक्टिंग को ही हटा दो। क्या दिखाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल जो होता है वो मीन्स वही होता है जो कम खर्च करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। यहां पे मतलब है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आप करिए इकोनॉमिक। आर्थिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग मई के दौरान, मई के दौरान। समझ में आ गई बात? जून जीएसटी कलेक्शंस जो हैं वो दर्शाता है आर्थिक गतिविधियों को ड्यूरिंग मई के दौरान। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, सर्जेज एक दे रखा है तो सर्जेज नहीं होगा, सर्ज होगा। एक उछाल, सर्ज का मतलब उछाल होता है। किसमें? गोल्ड प्राइस में, सोने की कीमतों में। ये सर्ज जो है ये सजेस्ट करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है, क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसको बनाओ ऑब्जेक्ट, नाउन बनाओ। नाउन बनाओगे तो ये बन जाएगा हेजिंग। हेजिंग का मतलब एक प्रकार से बचाव होता है। ठीक है, ये सजेस्ट करता है, ये संकेत करता है हेजिंग की तरफ। और हेजिंग किस समय? डिफिकल्ट टाइम्स के टाइम। डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट दौर, एक कोई टाइम की बात नहीं कर रहा, डिफिकल्ट टाइम्स, विशेष जो दौर आएगा मुश्किलों का, उसकी बात कर रहा है। और स्टैमिंग गोल्ड इंपोर्ट्स, एक्चुअल में ये बता रहा है आपको पर्पस, कि गोल्ड इंपोर्ट को रोकने के लिए। अब पर्पस है, पर्पस 2 प्लस बेस फॉर्म से होता है, तो 2 स्टैम करेंगे। स्टैम का मतलब यहां पे रोकना है। तो गोल्ड इंपोर्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, हाइक्ड कर दीजिए। क्या बढ़ा दिया? इट्स, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी। किसकी? गोल्ड की। तो इट्स ये आएगा पजेसिव। इस इट्स का मतलब तो इट इज है, जो कि गलत है। यहां पे इसकी आयात शुल्क जो है वो घटा दिया। दीज पीरियड ऑल्सो कोइंसाइड विद, कोइंसाइड विद का मतलब होता है साथ साथ में घटित होना, है ना। कोई चीज अगर साथ साथ में घटित हो उसको हम बोलते हैं क्या? कोइंसाइड। तो यहां पे पहली बात तो दीज पीरियड ना हो के दिस पीरियड होना चाहिए। ये जो दौर है, ये जो पीरियड है, ये कोइंसाइड करता है, मतलब ये साथ साथ घटित हो रहा है। किसके? द रूपी डेप्रिशिएट। अब इसके क्या? द रूपी डेप्रिशिएटिंग, जैसे विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी लगेगा, तो डेप्रिशिएटिंग, अवमूल्यन होना, कम होना वैल्यू, बाई ऑलमोस्ट 6%। कितने कितने प्रतिशत तक? लगभग 6% तक जो अवमूल्यन हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एरर वाला सेगमेंट। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। तो टाइटल है मेरे भाई यहाँ पे अनवेलकम सर्ज, ऐसा उछाल जो अनवेलकम है। अनवेलकम मतलब स्वागत योग्य नहीं है। ठीक है, वेलकम है तो स्वागत योग्य है, अनवेलकम है इसका मतलब वो स्वागत योग्य नहीं है। स्वागत योग्य नहीं है इसका मतलब अनचाहा है, अनडिजायर्ड है। ठीक है, तो अनवेलकम का मतलब क्या लिखोगे? अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल। ठीक है, ये अवांछनीय है, ये अप्रिय है, अनप्लीजेंट है।
सर्ज का मतलब होता है उछाल। उछाल को आप स्पाइक कह सकते हो, उछाल को कह सकते हो स्पाइक, या कह सकते हो इंक्रीज उछाल। तो अनचाहे उछाल की बात हम करेंगे। किसको लेकर है? बायंसी को लेकर है। बायंसी का मतलब रोबस्टनेस हो सकता है, मजबूती हो सकती है, रोबस्टनेस या रिजिलियंस हो सकता है, लचीलापन, मजबूती। किसकी? जीएसटी कलेक्शंस की, जीएसटी संग्रह की। यहाँ पे बायंसी का मतलब उछाल भी मान सकते हो। तो जो उछाल आया है जीएसटी कलेक्शंस में, जीएसटी के संग्रह में, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो बायंसी का मतलब यहाँ पे क्या है? उछाल, तेजी, मजबूती, ये कह सकते हो। तो जीएसटी कलेक्शन में जो मजबूती आई है उसको लेकर लिखा गया है। 3 जुलाई का एडिटोरियल है, मतलब आज का एडिटोरियल है। किसके बारे में है? तो व्हाट इज द एडिटोरियल अबाउट? एडिटोरियल है एन एनालिसिस ऑफ द 13.9% राइज इन इंडिया जून जीएसटी कलेक्शंस। तो जून का जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें जो ये बढ़ोतरी हुई है 13.9% की, और ये कलेक्शन पहुंच गया है 1.95 लाख करोड़ तक, इसके विश्लेषण को लेकर है। इसका विश्लेषण इसमें किया गया है। अब देखिए, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, प्रेम से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, हर चीज़ को आप नोट करेंगे। जो जो आपको नहीं पता है बड़े तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। देखिए, पहले आपको जो दे रखा है ये स्लाइड, इस स्लाइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो देख लीजिए। सर्ज का मतलब तेजी से बढ़ना है, एस्केलेट, सोर, स्पाइक। मोडेस्ट का मतलब मामूली है, साधारण है, मॉडरेट, लिमिटेड, स्मॉल। ब्रॉड बेस्ड का मतलब व्यापक है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इनपुट्स का मतलब रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, सामग्री को बोलते हैं। और एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? देखो, 3 अलग अलग खंडों में बटा हुआ पैराग्राफ है। इंडिया जून जीएसटी कलेक्शंस रोज, भारत का जो जून का जीएसटी कलेक्शंस है ये आपका सब्जेक्ट है। ये बढ़ा, रोज ये वर्ब है, राइज की सेकंड फॉर्म। कितना बढ़ा? 13.9%। ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल। और कहां पहुंच गया? 1.95 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ड्रिवन लार्जली बाई, जो कि किसके द्वारा प्रेरित है? ड्रिवन बाई का मतलब है कोज्ड बाई, ये बात कर लेंगे हम। इंपोर्ट आईजीएसटी, इसके कारण, ठीक है, इस जीएसटी के कारण। विच सर्ज्ड, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि बढ़ा, ये इसके लिए आ रहा है। ये बढ़ा, सर्ज हुआ इतने प्रतिशत, किसकी तुलना में? जून 2025 की तुलना में, जो कि मई की ग्रोथ जो है उससे 17.2% ज़्यादा है। तो इसमें आंकड़ों का एक खेल है। मैं फिर समझा देता हूँ। इंडिया का जो जून जीएसटी कलेक्शन है वो 13.9% बढ़ा है अगर आप साल दर साल का देखें, और वो पहुंच गया है 1.95 लाख करोड़ पर। किस कारण से बढ़ा है? इंपोर्ट आईजीएसटी के कारण बढ़ा है। और ये कितना बढ़ गया? ये 34.6% तक बढ़ा। किसकी तुलना में? जून 2025 की तुलना में, जो मई में जो ग्रोथ रही उससे 17.2% ज़्यादा है। ठीक है, डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शंस ग्रू, जो घरेलू जीएसटी कलेक्शन है, घरेलू जीएसटी कलेक्शंस जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये बढ़ा बाई अ मोर मोडेस्ट, थोड़ा मामूली, ज़्यादा मामूली स्तर पर, 6.5% पर। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब है मामूली, मॉडरेट, लिमिटेड, स्मॉल। सजेस्टिंग, ये संकेत करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। की, ये कंजंक्शन है। क्या संकेत करते हुए? कि जो शार्प इंक्रीज है इन ओवरऑल, ये इन है भाई, इन ओवरऑल, बहुत तेज जो बढ़ोतरी है, किसमें? टोटल, ओवरऑल का मतलब टोटल, ये एडजेक्टिव है। कलेक्शंस में ओज लेस, तो शार्प इंक्रीज सब्जेक्ट है। ये जो शार्प इंक्रीज है किसमें? टोटल कलेक्शंस में। ओज लेस टू, ओज टू जो है इसका मतलब है कारण होना, एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल टू या ड्यू टू कह सकते हो, है ना, के कारण। ये रिजल्ट है किसका? ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट, मतलब ये इसका कारण कम है कि बहुत बड़ा व्यापक इंप्रूवमेंट हुआ है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में, घरेलू मूल्य संवर्धन में, इसकी बात नहीं है ये। फिर समझना, जो डोमेस्टिक जो जीएसटी कलेक्शंस हैं, घरेलू जीएसटी संग्रह है, वो ग्रो हुआ, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू है। कितने तक बढ़ा है? ये बाई बता रहा है, तक का सेंस दे रहा है। ज़्यादा मामूली स्तर पर 6.5% पर। ये दर्शाते हुए, ये संकेत करते हुए कि जो तेज बढ़ोतरी हुई है टोटल कलेक्शन में, वो जो तेज बढ़ोतरी हुई है टोटल कलेक्शंस में, ओज लेस टू अ ब्रॉड बेस्ड, लेस टू अ ब्रॉड बेस्ड। अब ये ओज टू है, लेस मतलब कम है, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, ये इसके कारण कम है, मतलब इसका जो श्रेय है वो इसको कम जाता है। किसको? ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट को, व्यापक स्तर के इंप्रूवमेंट को। किसमें? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, सम इकोनॉमिस्ट्स, कुछ अर्थशास्त्री लोग जो हैं, हैव आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया है, ये वर्ब। क्या तर्क दिया है? ये कंजंक्शन है की। दिस रिफ्लेक्ट्स, कि ये जो चीज है
ये दर्शाती है, ये वर्ब है, क्या दर्शाती है? स्ट्रॉन्गर इंपोर्ट्स, कहीं ज्यादा मजबूत आयात, किसका? कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का मतलब है ऐसा सामान जो कोई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चाहिए, जैसे मशीनरी चाहिए तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। कोई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई चीज चाहिए, वो कैपिटल गुड्स में आएगी, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स, और जो औद्योगिक इनपुट्स हैं, इनपुट्स मतलब रिसोर्सेज, औद्योगिक जो संसाधन है वो। अब यहां तक समझ लो, फिर से एक फुल स्टॉप लग गया है। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं, प्लूरल हो गया, हैव आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कि ये जो चीज है ये दर्शाती है, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना है, शो करना है। क्या दर्शाती है? कि ज्यादा मजबूत इंपोर्ट रहा है, ज्यादा मजबूत मतलब ज्यादा आयात हुआ है इन चीजों का। हाउ एवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। मे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रेड डेटा, मई में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोल उत्पाद हैं, उनका जो ट्रेड डेटा है, उनके व्यापारिक आंकड़े हैं, और क्वार्टर 1 जो है फाइनेंशियल 27 के डेटा हैं, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज, किसकी परफॉर्मेंस पे? 8 जो मुख्य इंडस्ट्रीज है उनकी परफॉर्मेंस पे। तो ये प्रोडक्ट्स का ट्रेड डाटा जो है वो पॉइंट टू का मतलब है इशारा करना, इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। अ रेदर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा अलग स्पष्टीकरण देता है। तो ये कह रहा है हालांकि मई का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ट्रेड डेटा और Q1 के फाइनेंशियल ईयर 27 के जो डेटा हैं, है ना, ये थोड़ा इशारा करते हैं कुछ अलग प्रकार के स्पष्टीकरण की तरफ। तो ये अपना एक बार हमने ट्रांसलेशन देख लिया है। अब मैं बता दूं आपको कि क्या क्या इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आया राइज की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहली चीज। फर्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट हमने देखी वो है राइज की तीनों फॉर्म्स। तो राइज की तीनों फॉर्म्स ये होती है, राइज, रोज, रीजन। और राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। दूसरी बात, लाइन से चलने दीजिए। दूसरा इसके अंदर दे रखा है आपको, फिर ये ईयर ऑन ईयर वाली कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी दो एक जैसी नाउन है, N1 बराबर N2 है, दो नाउन बराबर हैं और इनके बीच में यहां प्रेपोजिशन है, तो दोनों नाउन मेरे भाई सिंगुलर आएगी, दोनों ही एक वचन आएगी। इसी कारण से ईयर ऑन ईयर आ रहा है यहां पे। दूसरा, ये ड्रीवन बाई जो है इसका मतलब है कोज्ड बाई। ड्रीवन बाई जहां भी लगता है इसका मतलब होता है कोज्ड बाई, इस कारण से ऐसा हुआ है। ड्रीवन बाई बराबर कोज्ड बाई, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे ग्रो आया। ग्रो की तीनों फॉर्म ग्रो होती है, सेकंड फॉर्म ग्रू होती है, थर्ड फॉर्म ग्रोन होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब टोटल होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। ओवरऑल बराबर होता है टोटल, ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ओज टू दे रखा है। ओज टू का मतलब यहां पे है ड्यू टू या एट्रीब्यूटेबल टू, मतलब इसका श्रेय इस चीज को है या इस कारण से ऐसा है। फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट दे रखा है। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो या डिस्क्लोज, दिखाना, उजागर करना, एग्जिबिट करना, प्रदर्शन करना, ये सब मतलब है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीनरी वगैरह को बोलते हैं। बस ठीक है, और तो सारा आ ही गया। एक एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सप्लेन की स्पेलिंग ये होती है EXPLAIN, और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में आई नहीं आता है, ये बनता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस स्लाइड से थी। अगले स्लाइड की चर्चा करेंगे। अगले स्लाइड में कह रहा है कॉन्स्टिट्यूटेड शब्द है, इसका मतलब हिस्सा होना, कंप्राइज, इससे मिलकर बना होना, मेड अप या फॉर्म्ड। चंक का मतलब बड़ा हिस्सा होता है, पोर्शन, पीस या पार्ट। हेजिंग का मतलब सेफ गार्डिंग या शील्डिंग है, बचाना, जोखिम से बचाव। स्टेम का मतलब रोकना है, हॉल्ट, रेस्ट्रिक्ट या स्टॉप। और हाइक का मतलब बढ़ना है, रेज्ड, इंक्रीज्ड या बूस्टेड, ठीक है। अब खुद से एक बार करके कोशिश कर लीजिए कि क्या आपको ये सब ट्रांसलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताऊं?
देखो, जून जीएसटी कलेक्शंस रिफ्लेक्ट, एक छोटा सा सेंटेंस है, जून जीएसटी कलेक्शंस जो हैं, जून के जीएसटी का जो संग्रह है, चूंकि प्लूरल है कलेक्शंस, तो इसकी वर्ब आगे रिफ्लेक्ट ये दिखाता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, आर्थिक गतिविधि किस दौरान, मई के दौरान, तो मई के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां हुई है उसको दिखाता है। वाइल क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वाइल जो है वो कंजंक्शन है, यद्यपि जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट किया इन्होंने, मतलब मिलकर बनाया क्या, 54% राइज, इनको मिलाकर 55% बढ़ोतरी देखने को मिली इस मई में इन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, किस में, वस्तुओं के आयात में, बाई वैल्यू अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो। दी अदर चंक वॉज गोल्ड, अन्य जो बड़ा हिस्सा था, अदर चंक ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, अन्य बड़ा हिस्सा जो था वो गोल्ड था, विच कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसने की, ये रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने की कॉन्स्टिट्यूट किया, मिलकर बनाया, अनदर 34% राइज, एक और 34% राइज इसके कारण हुआ। द सर्ज इन गोल्ड प्राइसेज, जो बढ़ोतरी हुई, सर्ज सब्जेक्ट है, किसमें, सोने की कीमतों में, कितनी हुई, लगभग, नियरली का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग 60%, बिटवीन में, लास्ट में एंड दिस में, पिछले मई में और इस मई के बीच, बिटवीन के साथ एंड लगता है, सजेस्ट ये दर्शाता है, ये किसकी वर्ब है, सर्ज की, क्या, हेजिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, कि लोग जो हैं वो मुश्किलों के समय को, मुश्किलों समय बचाव के लिए ये जो क्या कह सकते हो, इकट्ठा करते हैं सोना, ये जो हेजिंग है मतलब इसकी। रेदर देन ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसकी बजाय, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्यापक स्तर की आर्थिक गतिविधि की बजाय। यहां तक फिर समझेंगे, यहां तक तो समझ ही गए होंगे आप कि जून का जो जीएसटी कलेक्शंस है वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी मई के दौरान, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। फिर वाइल क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वाइल जो है वो कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, या तो इसका मतलब निकलता है कि आप कह सकते हो यद्यपि ऐसा हुआ, फिर भी ऐसा हुआ, या फिर एक तरफ ऐसा हुआ दूसरी तरफ ऐसा हुआ, तो इसके लिए यहां पे वाइल का यूज किया गया है। तो जहां क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, इसने मिलकर बनाया, मतलब मिलकर इन दोनों की बढ़ोतरी जो है 54% राइज रही इस मई में, किसमें, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, मतलब वस्तुओं के आयात में, कमोडिटी इंपोर्ट्स में, वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो अदर चंक, एक और जो बड़ा हिस्सा था वो गोल्ड था, और गोल्ड के कारण कितनी बढ़ोतरी हुई, 34% की राइज हुई, ठीक है। जो गोल्ड प्राइस में सर्ज है, बढ़ोतरी है, जो लगभग 60% रहा, किस किस के बीच, पिछले मई और इस मई के बीच, तो ये संकेत करता है हेजिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में हेजिंग को, रेदर देन ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसकी बजाय, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी की बजाय। अब आगे देखिएगा, आगे देखो, आगे कह रहा है टू स्टेम गोल्ड इंपोर्ट्स, सोने का आयात रोकने के लिए, टू स्टेम जो है वो इन्फिनिटिव है, पर्पस बताने के लिए काम आता है, तो सोने का आयात रोकने के लिए गवर्नमेंट हाइक, गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया, क्या, इसके इंपोर्ट ड्यूटी को, इसके आयात शुल्क को बढ़ा दिया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कितना था पहले, 6%, अब कितना हो गया मेरे भाई, 15%। कब की बात है, 13 मई की बात है, पर्टिकुलर डे है इसलिए ऑन आ रहा है। विच लाइकली एडेड, विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाली बात से संकेत है, लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, जिसने पॉसिबली ऐड किया में इंपोर्ट जीएसटी किट्टी को, किट्टी का मतलब है पूल, टैक्स पूल, तो जो मई के अंदर जितना टैक्स आया जीएसटी से, तो उसमें इसका भी कारण रहा कि ये बढ़ गया था आयात शुल्क, इसलिए ये भी ज्यादा बढ़ के आया है, यहां पे ये भी कारण है। तो गोल्ड इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, पहले 6% था 15% कर दिया 13 मई को, और इसके कारण संभवतया इसने ऐड किया है ना में इंपोर्ट को, मई के इंपोर्ट जीएसटी किट्टी को, मई में जो इंपोर्ट से जीएसटी आई है उसमें बढ़ोतरी इस कारण से भी हुई। समझ में आ गई बात। अब इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए कुछ है क्या, नहीं है। ड्यूरिंग जो है वो के दौरान के अर्थ में प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूटेड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर द सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस बाई नियरली, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, एक काम की बात ये नजर आती है यहां पे, बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग हम करते हैं, एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा ध्यान रखेंगे, रेदर देन का मतलब जो है उसकी जगह पे आप रेदर देन की बजाय लगा सकते हो इंस्टीड ऑफ, रेदर देन की बजाय आप क्या लगा सकते हो, इंस्टीड ऑफ लगा सकते हो। दो बातें, अच्छा जी।
ब्रॉड बेस्ड जो है, ब्रॉड बेस्ड को आप परवेसिव या एक्सटेंसिव कह सकते हो। ब्रॉड बेस्ड को आप परवेसिव कह सकते हो या एक्सटेंसिव कह सकते हो, विस्तृत, व्यापक, ये ब्रॉड बेस्ड को कहा जा सकता है। इससे आगे चलोगे तो टू के साथ बेस फॉर्म, जिसको हम ग्रामर की भाषा में बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये किस लिए काम आता है, बहुत बार बताया है मैंने, ये आता है टू शो पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए। और इसको मेरे भाई पर्पस बोलते हैं, पर्पज नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें कुछ खास है नहीं। एड के साथ टू लगता है प्रेपोजिशन, ये ध्यान रख सकते हैं। एड के साथ प्रेपोजिशन जो है वो क्या लगेगा, टू लग जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये मैंने निचोड़ निकाल दिया पूरी स्लाइड का। अगली स्लाइड की बात करेंगे। इस स्लाइड में देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं। एक है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही समय में होना, कनकर, सिंक्रोनाइज, ठीक है। डेप्रिशिएट का मतलब डिवैल्यू होना, डिक्लाइन होना, मूल्य कम होना। कपल्ड का मतलब है, ये गलत दे रखा है यहां पे, कंबाइंड विद। कपल्ड का मतलब है कंबाइंड विद, साथ में, टुगेदर विद। कंबाइंड विद लिख लेना या टुगेदर विद लिख लेना, साथ में। और एलिवेट जो है इसका मतलब है रेज्ड, हाई, इन्फ्लेटेड, ठीक है। इसका मतलब है बढ़ाना। एलिवेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, भारी वृद्धि होना, उछाल आना। देखिए भाई, दिस पीरियड ऑल्सो कोइंसाइडेड, ये जो समय रहा इसमें एक साथ में घटना घटी। ऑल्सो एडवर्ब है जो जनरली मैन वर्ब से पहले आता है, ये आपकी मैन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो समय रहा ये कोइंसाइडेड विद द रूपी। रूपी करेंसी का नेम है और नेम ऑफ करेंसी जो भी होता है उससे पहले द लगता है, मुद्रा के नाम से पहले द लगता है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें आप कभी कन्वेंशनल ग्रामर की बुक पढ़ेंगे, कोई पारंपरिक किताब पढ़ेंगे तो वहां मेंशन नहीं की हुई होती है कि करेंसी से पहले द लगा दीजिए, नोट कर लेना इसको। तो ये जो पीरियड है ये साथ में रहा, किसके, मतलब इसी दौर के अंदर एक घटना और घटी, क्या, रुपए डेप्रिशिएट होता गया, विद प्रेपोजिशन इसका प्रभाव यहां पे डेप्रिशिएटिंग, डिवैल्यू होता गया लगभग 6%। किसके मुकाबले, यूएस डॉलर के मुकाबले। फिर देखो करेंसी का नाम आ गया, द आ गया, कब से, लेट फरवरी, मतलब फरवरी के लास्ट में से लेकर अब तक। समझ में आ गई बात। सिंस प्रेपोजिशन है क्योंकि टाइम से पहले आ रहा है। तो ये जो पीरियड रहा इसके साथ एक घटना और घटी इस पीरियड में, रुपए डेप्रिशिएट हुआ, लगभग 6% हुआ। किसके अगेंस्ट हुआ, इस अगेंस्ट का मतलब क्या है, इस अगेंस्ट का मतलब क्या है, इन कंपैरिजन विद, इसका मतलब है इसके तुलना में। दिस कपल्ड विद, अब ये जो चीज हुई है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, क्योंकि आगे नाउन नहीं है। इसके साथ एक घटना और घटी, ये कपल्ड जो है ये आपका वर्ब हो गई, विद इसका प्रिपरेशन लग रहा है। अ स्पाइक इन फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस क्या होते हैं, ये किराया वगैरह जो होता है ना, माल ढुलाई जो चार्जेस हैं उसमें बढ़ोतरी हुई। और 14.5% राइज हुआ किसमें, नॉन ऑयल इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट जिसमें ऑयल शामिल नहीं था, इनमें, मई की बात है। और ये कब कैसे हुआ, एलिवेटेड ग्लोबल प्राइसेस पे हुआ, मतलब उन वैश्विक कीमतों पर हुआ जो बढ़ा हुआ था, जो रेज्ड था। मैकेनिकली का मतलब हो गया यांत्रिक रूप से, ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली, जिसने स्वतः ही रेज कर दिया, बढ़ा दिया जून टैक्स बेस को, जून का जो टैक्स बेस है वो बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली। यहां तक फिर देखिए, इसके साथ एक घटना घटी कि फ्रेट चार्जेस में वृद्धि हुई, 14.5% बढ़ोतरी हुई नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में, मई के बात है। और ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हुए थे उस समय हुई, और इस कारण से अपने आप जून टैक्स बेस जो है बढ़ गया। ये दर्शाता है, ये सजेस्ट इसकी वर्ब है, क्या दर्शाता है, ये कंजंक्शन है कि मच ऑफ द इंपोर्ट, मच यहां प्रोनाउन का सेंस देगा। मच वैसे डिटर्मिनर है अगर नाउन आए आगे, अगर नाउन नहीं आता है तो ये प्रोनाउन की भूमिका में होता है। तो ये कह रहा है कि ये दर्शाता है, ये संकेत करता है कि जो इंपोर्ट जीएसटी राइज है, इंपोर्ट जीएसटी राइज है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इज ड्रिवन बाई आ गया, मतलब कोज्ड बाई। ये किस कारण से हुआ, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित महंगाई के कारण, एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण। किसकी बजाय, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ, घरेलू उत्पादन वृद्धि की बजाय। इंडिकेटिंग, दर्शाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या संकेत देते हुए, एन अनवेलकम इंक्रीज, की ये एक अनचाहा बढ़ोतरी रही, किस कारण से, हायर प्राइसेस के कारण। एक बार फिर देख लीजिएगा यहां पे, यहां से देखिए, ये दर्शाता है, ये संकेत करता है कि जो अधिकतर इंपोर्ट जीएसटी राइज रही वो किस कारण से रही, आयातित महंगाई के कारण और करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण। किसकी बजाय, किसके बजाय, क्या संकेत दिया इसने, इसने कहा कि ये अनचाही इंक्रीज है, किसके कारण, हायर प्राइसेस के कारण। बात समझ में आ गई।
अब देखिएगा इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो भाई इसमें शुरू से पढ़ोगे दिस पीरियड, ये जो दिस है, दीज है, दोज है, मैं बहुत बार बताता हूं आपको कि दिस दैट दीज दोज, इनकी बात याद रखिए। दिस दैट दीज दोज दो तरीके से आपको मिलेगा ये, या तो इनके बाद में नाउन मिलेगा या इनके बाद में नाउन नहीं मिलेगा। दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद में नाउन आए तब तो आप ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है अगर इनके बाद में नाउन आ रहा है तो। और इनके बाद में नाउन नहीं आ रहा है, इनके बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है तो ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक तो आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है साहब। तीसरी बात में आते हैं, दूसरी बात में आते हैं। अगेंस्ट जो है इसका एक मतलब ये भी होता है, हमने अगर मान लीजिए पढ़ रखा है के विरुद्ध, तो इसका मतलब ये भी होता है कि तुलना में, तुलना करने के लिए भी अगेंस्ट का प्रयोग हम करते हैं। तीसरी बात, फिर आप आगे चलेंगे तो इसमें काम की बात, रेज जो है इसकी तीनों फॉर्म ऐसे बनती है, रेज, सेकंड फॉर्म बनती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म बनती है रेज्ड, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मच जो है, मच वाली बात ध्यान रखिए कि मच के बाद अगर नाउन दे रखा है आपको तब तो मेरे भाई ये डिटर्मिनर की कैटेगरी में है, और मच के बाद अगर नाउन नहीं दे रखा है तो फिर मच को क्या कहा जाए, प्रोनाउन कहा जाए, ठीक। इसके अलावा और कुछ काम की बात इसमें है नहीं, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। मैकेनिकली दे रखा है एक, तो मैकेनिकली का मतलब है ऑटोमेटिकली, मैकेनिकली का मतलब है ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, ठीक। अब आइए ये 5 दो मैच द कॉलम है, इन पर हेजिंग का मतलब क्या बताया था, प्रोटेक्टिंग और सेफगार्डिंग वनसेल्फ अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, बचाव को बोलते हैं, तो आपका आंसर है वो डी आएगा। डेप्रिशिएटिंग का अवमूल्यन है तो डीवैल्यूइंग और डिक्लाइनिंग, ब्रॉड बेस्ड का व्यापक है तो व्यापक का वाइड स्प्रेड, स्टेम का रोकना है तो टू रेस्ट्रिक्ट, और बायंसी का अपवर्ड ट्रेंड है तो सी। ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। आज की क्लास में क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं हैं, तो चर्चा करेंगे अब अगली क्लास में, कल ठीक शाम 5 बजे, और कल वाली डेट और कल वाला टाइम नहीं भूलना है। 7 बजे लाइव आइएगा, जुड़िएगा, सपोर्ट करिए पूरी टीम को। आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो फिलहाल मनोव्यथा है उसको समझते हुए पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा कि पहली बार में ही सिलेक्शन निकाल लो, रैंक निकाल लो, बिल्कुल अंगुली पकड़कर आपको सिखाया जाएगा। यकीन मानिए, विश्वास करिए, बहुत अच्छे से। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ द हिंदू पढ़ा रहा हूँ एडिटोरियल, बहुत ही बेसिक लेवल से, वैसे ही बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा, 0 लेवल से पढ़ाएगा, एडवांस लेवल तक लेकर जाएगा। यूट्यूब पर काफ़ी सारा फ्री स्टफ आपको मौजूद मिलेगा, और जैसे ही हम एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेंगे एसएससी का, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने प्राइस पर सर, बिल्कुल ये तो बनता ही है लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5, टिल देन नमस्कार।